टोटल 20 क्वेश्चंस है यहाँ पे। तो यहाँ पहला प्रश्न है, कवि किस संज्ञा भेद का शब्द है? और ये वर्धा यूनिवर्सिटी का बीएड का एंट्रेंस हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो जो कवि है वो जातिवाचक जो संज्ञा है उसका शब्द है, जातिवाचक को ये रिप्रेजेंट करता है। और व्यक्तिवाचक होता अगर कोई कवि का नाम होता। वैसे बहुत ही कन्फ्यूजन है, क्योंकि कवि जो है वो किसी का नाम भी हो सकता है, तो उस हिसाब से तो ये व्यक्तिवाचक होना चाहिए। बट हम जेन्युइनली आंसर की तरफ जाएं तो जातिवाचक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 20 पहले आ गया है, अब ये मतलब रिवर्स में चलेंगे सारे नंबर्स। तो ये है, कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? ये नहीं वाले क्वेश्चंस बहुत ध्यान रखा करो, यहाँ पे नहीं वाले पूछे गए हैं आपसे। तो पानी द्रव्यवाचक है, सोना द्रव्यवाचक है, तेल द्रव्यवाचक है, लेकिन नदी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। नदी कौन सी संज्ञा है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, कौन सा एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? प्रेम, प्रेमी, प्रेमिका, बाजार। तो यहाँ पे जो भाववाचक संज्ञा है वो है हमारा प्रेम। अगला प्रश्न है, वर्षा किस संज्ञा मतलब कौन सी संज्ञा का भेद शब्द है? व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। जो वर्षा है वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, संज्ञा के भेद नहीं है। तो संज्ञा का भेद भाववाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है, लेकिन संख्यावाचक संज्ञा नहीं होती है। कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? तो पटना है, रामायण है, औरत है, लेकिन औरत नहीं है, गंगा है। ठीक है, तो कोई एक स्पेसिफिकली किसी नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे पटना है तो पटना एक ही है ना, इंडिया में बहुत सारे होंगे, बट एक तरीके से स्पेसिफाई करता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को। रामायण है, ठीक है। अब वैसे तो रामायण बहुत सारी लिखी जा चुकी हैं, अलग अलग लोगों ने लिखी है, लेकिन रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक स्पेसिफिकली वो चीज़ है, हाईलाइटेड है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अगला है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? अब आपके मन में एक ख्याल आएगा कि किसी का नाम है समुद्रगुप्त, तो भारत का जो नेपोलियन था, ठीक है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, तो नेपोलियन एक नाम है, तो नाम से हमें पता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे हम उसका क्या कर रहे हैं, मतलब किसी विशेष रूपी भाव को हम दर्शा रहे हैं, उससे कंपैरिजन करके एक तरीके से। तो यहाँ पे हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक नहीं होगी। ठीक है, भाव है हमारा कि जो समुद्रगुप्त है वो भारत का नेपोलियन है, मतलब वो भारत जैसा नेपोलियन है, ऐसा ही जो हमारा समुद्रगुप्त है वो हमारे भारत का नेपोलियन है। ठीक है, अगला है, सेम इसमें भी यही है, कामता प्रसाद गुरु को, यहाँ पर है कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। यहाँ पाणिनि किस प्रकार की संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक नहीं होगी, यहाँ भी ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? भाववाचक। अगला है, निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ताजमहल है, और ताजमहल है, मतलब उन्होंने पूछा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ताजमहल ही है, बाकी नहीं है। ठीक है, उसके बाद है, चोर किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो जो चोर है वो आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला है, वह अंगूर खा रहा है, इस वाक्य में अंगूर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। एक क्वेश्चन मैं छोड़ देती हूँ आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। वह अंगूर खा रहा है, इस वाक्य में अंगूर है। तो राइट आंसर मैं पिन कर दूँगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर करना। अगला है, मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर है, तो आपको बताना है मोर है। मोर क्या है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? तो मोर हमारी है जातिवाचक संज्ञा। अगला है, मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन क्या है? मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है, कौन भाववाचक संज्ञा नहीं पूछा इन्होंने? नहीं है। क्रोध है, लोभ है, वीरता है, लेकिन श्रृंखला भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला है, परिवार किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो परिवार हमारा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? कौन सा है द्रव्यवाचक संज्ञा? पानी हो जाएगा यहाँ पे इसका उत्तर। अगला है, कौन सा कथन सही नहीं है इन्होंने पूछा है? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है,
कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं वाला बताना है यहाँ पे। तो संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं, ये सही है। संज्ञा शब्द अविकारी होते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ संज्ञा शब्द आपस में परिवर्तित भी होते हैं, तो ये भी सही है। तो सेकंड ऑप्शन इसका गलत है, बट फिर भी वो सही है। फोर्थ है, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं एवं प्राणियों के समूह का बोध होता है, तो वो समूहवाचक संज्ञा कही जाती है। द्रव्यवाचक संज्ञा शराब को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करने से क्या शब्द बनेगा, तो शराबी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा है, तो जो मुस्कुराहट है वो आपकी भाववाचक संज्ञा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बिना समय गवाए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं 61 से लेके 150 तक, और बिना स्किप किए हुए आपको वीडियो को देखना है और ज़्यादा समझाते हुए ना चलते हुए, कॉज अभी टाइम की शॉर्टेज है आप लोगों के पास, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इसलिए हम फटाफट से इनके सही आंसर को टिक करते हुए चलेंगे। जहाँ लगेगा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, वहाँ मैं ज़रूर समझा दूँगी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय पुनर्वास परिषद RCI है जो, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है RCI की। तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो, जो भारतीय पुनर्वास परिषद होता है वो बेसिकली, बी ऑप्शन सही है, कि पुनर्वास और विशेष शिक्षा कार्यक्रमों को विनियमित और मानकीकृत करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप डाइट करते हैं या BEd करते हैं तो आपको मान्यता मिलती है NCTE से, लेकिन जब आप स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं तो उसको जो मान्यता मिलती है वो मिलती है RCI से। होप आपको क्लियर हो गई है अब ये चीज़। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो इसका जो ऑप्शन है वो है डी, 1992 में की गई थी। डिसकैलकुलिया से पीड़ित व्यक्तियों में सीखने का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से प्रभावित होता है, तो इसको जो याद करने की मैंने ट्रिक अपनाई है, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, कुछ इस टाइप से, कैलकुलिया कैलकुलेशन करना, और कैलकुलेशन हम बेसिकली किस में करते हैं, मैथ्स में। तो गणित इसका सही आंसर हो जाएगा। 63 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 की अगर हम बात करें, ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार ADHD वाले छात्रों की एक विशिष्ट विशेषता क्या है, ये आपको बताना है कि जो ADHD वाले बच्चे होते हैं उनकी विशेषता क्या है। ADHD की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, अति सक्रियता विकार इसका जो है, या ध्यान अभाव एक तरीके से इसकी फुल फॉर्म माना जाता है। तो इसकी विशेषता क्या है, तो 64 का जो आपका आंसर है वो है सी, आवेग और ध्यान बनाए रखने में कठिनाई। कुछ बच्चे आपको क्लास में मिल जाएंगे अति सक्रिय हो, तो उनको एक जगह टिकते ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना, तो आवेग और ध्यान बनाए रखने में उनको कठिनाई होती है, नहीं कर पाते वो कंसंट्रेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा। 65 पर अगर हम चलें तो सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के सामने आने वाले संभावित सामाजिक भावनात्मक चुनौती क्या है। जिन बच्चों को सीखने की अक्षमता मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी जिन बच्चों को होती है, उनके सामने क्या क्या मतलब सामाजिक भावनात्मक चुनौतियाँ संभावित है कि वो आ सकती हैं। तो जो 65 है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बी। ठीक है, अत्यधिक आत्मविश्वास तो नहीं होता है, अति सक्रियता भी कह नहीं सकते, उत्कृष्ट समस्या समाधान कौशल बिल्कुल भी नहीं। तो मित्र बनाने में बेसिकली जो है उनको कठिनाई होती है, तो 65 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अब हम चलते हैं 66 की तरफ। सीखने की अक्षमताओं के संदर्भ में IEP योजना शब्द का क्या तात्पर्य है, तो 66 का बी ऑप्शन सही है। दिव्यांग छात्रों के लिए सीखने की ज़रूरतों और अनुदेशात्मक योजना की रूपरेखा तैयार करने वाली एक योजना है ये। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। और मैं अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके ये वीडियो बना रही हूँ। अभी 12:42 हो गए हैं, और क्योंकि आपका एग्ज़ाम है तो इसलिए, क्योंकि मेरी खुद की भी स्टडी है, जैसा कि मैंने आपको शेयर किया था कि मेरे MA के एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ से, तो बहुत ज़्यादा ना मतलब वो हो गया है, क्या बोलते हैं, होश-वोश हो गया है। बट फिर भी आप लोगों की मैं जितनी हेल्प कर सकती हूँ मैं डेफिनेटली करूँगी। तो आपको बस छोटा सा काम करना है, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि ना लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, बहुत लेट तक लोगों के पास ये वीडियो जाती है। और मतलब जितना मैं अपने लेवल पे कर सकती हूँ वो कर रही हूँ। आप अपने लेवल पे प्लीज़ बस कुछ नहीं करना, इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि
क्योंकि स्पेशल एजुकेशन में होता है, प्रॉब्लम आती है क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट का जो बेस है वो क्लियर नहीं होता है, तो उनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। और स्पेशल एजुकेशन में इस बार कॉम्पिटिशन भी बहुत टफ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर कोई आपके लिए इतना कर रहा है, नॉट एहसान बट फिर भी मुझे अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप भी इस चीज़ को कॉपरेट करें थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 67 है यहाँ पे, डिसलेक्सिया से पीड़ित छात्रों को पढ़ाने में सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हस्तक्षेप आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है। तो 67 का जो ऑप्शन है तो ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, शारीरिक प्रशिक्षण, डिसलेक्सिया वाले बच्चों को पढ़ाने में हस्तक्षेप, जो कौन सा हस्तक्षेप आमतौर पर ये उपयोग नहीं है। ध्वन्यात्मक जागरूकता हम यूज़ करते हैं, भाषा प्रसंस्करण, व्यवहार संशोधन हम यूज़ करते हैं, लेकिन शारीरिक प्रशिक्षण नहीं करते। एक बार हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, मे भी शायद ज़्यादा क्लियर हो जाए। इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशंस इज़ नॉट कॉमनली यूज टू सपोर्ट स्टूडेंट विद डिसलेक्सिया इन रीडिंग। ठीक है, तो जो डिसलेक्सिया वाले बच्चे होते हैं उनको रीडिंग कराने में आप कौन से जो सपोर्ट इंटरवेंशन है वो मतलब उसको यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, तो फिज़िकल ट्रेनिंग नहीं कर सकते, बाकी फोनेटिक अवेयरनेस है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, ये आप कर सकते हो। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है, विकलांगता अधिकारों के संदर्भ में PWD का पूर्ण रूप क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, सर्व शिक्षा अभियान मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा पर केंद्रित करता है। जो SS से है, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, सर्व शिक्षा अभियान, तो कौन से स्तर की एजुकेशन पर ये केंद्रित है ये आपको बताना है। तो ये प्रारंभिक शिक्षा की बात करता है बेसिकली। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है, सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्राप्त करना। अगर किसी को ये पता है कि सर्व शिक्षा अभियान कब लॉन्च हुआ था तो प्लीज़ वो कमेंट ज़रूर करें, और प्लीज़ क्वेश्चन नंबर डालना ना भूलें, 70 लिख के, और फिर आप बता सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण प्राय अन्वेषण शिक्षण और छात्र केंद्रित गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। तो आगमनात्मक शिक्षण जो होता है वो अन्वेषण शिक्षण और छात्र केंद्रित गतिविधियों से जुड़ा होता है। निगनात्मक में क्या होता है, हम बच्चों को नियम बता देते हैं और उसके बाद हम उनको एग्जाम्पल वगैरह देते हैं। भी अच्छी जो है मतलब नहीं मानी जाती है, एक तरीके से जो विधि है कम ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, ज़्यादा अच्छी आगमनात्मक विधि मानी जाती है, जिसमें हम बच्चों को पहले एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद हम उनको नियमों की तरफ लेके जाते हैं, तो वो बच्चों को जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लैरिटी हो जाती है। तो इसमें हम छात्र केंद्रित गतिविधि मान सकते हैं इसको, क्योंकि हम बच्चों से ही वो एग्जाम्पल निकलवा रहे होते हैं, है ना। अन्वेषण शिक्षण है कि बच्चा खुद उस चीज़ को याद करेगा, अन्वेषण करेगा कि मैम ने क्या क्वेश्चन पूछा है ना। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 71 का। अब हम 72 की बात करें, निगनात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 72 है इसका आंसर है सी, विद्यार्थियों को विशिष्ट परिस्थितियों में सामान्य सिद्धांत लागू करना सिखाना। तो हाँ, यहाँ पे निगनात्मक में ना से याद कर लो, नियम निगनात्मक है ना, मैंने ऐसे याद कुछ ट्रिक्स मैं खुद की बना लेती हूँ। निगनात्मक यानी नियम, तो यहाँ पे विशिष्ट परिस्थितियों में सामान्य सिद्धांत लागू करना मतलब बच्चों को हम नियम बता देते हैं और अब हम उनको सिखाते, उसमें जो हम निगनात्मक का उद्देश्य होता है कि हम बच्चों को नियम बता देते हैं और वो किसी विशिष्ट परिस्थिति में उन नियमों को लागू कर सकता है। ठीक है, अब जैसे आप बच्चों को ये सिखा रहे हैं 2+2, ठीक है, प्लस का बेसिकली आपने नियम बता दिया, ये प्लस का साइन होता है और ऐड करना होता है ना। और इस तरीके से बच्चा आप उसको जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आएगी उसके सामने तो वो उसको ऐड कर लेगा। आपने नियम बता दिया बच्चे को, लाइक कोई फार्मूला दे दिया है ना, बच्चा उस फार्मूले को पुट करके और कर लेगा। और मतलब इसके अगर आप अपोजिट में जाओगे आगमनात्मक विधि में, तो आगमनात्मक विधि में क्या होता है, मतलब कुछ जैसे क्लास में ही आपने 2 बच्चों को बुलाया कि बेटा कितने बच्चे हैं, तो 2 बच्चे हैं, फिर आपने 2 बच्चों को और बुलाया, फिर आपने पूछा अब कितने हो गए हैं, है ना। इस तरीके से मतलब आप उनको पहले एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, तब आप उनको नियम बता रहे हैं, वो आगमनात्मक विधि हो जाएगी। निगनात्मक पहले आपने नियम बता दिया, ठीक है। ओके, 73 है, सुकराती शिक्षण पद्धति की प्राथमिक विशेषता क्या है। तो प्रश्नोत्तरी संवाद, सबको पता ही है सुकरात में, जो सुकरात शिक्षण पद्धति में वो क्वेश्चनियर में दिया हुआ है उनका जो भी है,
जिन्होंने पढ़ा उनको पता होगा। 74 है फ्लिप्ड क्लासरूम शिक्षण पद्धति में क्या शामिल है। तो फ्लिप्ड क्लासरूम शिक्षण पद्धति में कक्षा के बाहर अनुदेशात्मक सामग्री प्रदान करके और गतिविधियों और चर्चा के लिए कक्षा के समय का उपयोग करके पारंपरिक शिक्षण मॉडल को उलट देना, तो ये इस पद्धति में शामिल है। 75 है कौन सी शिक्षण रणनीति विविध क्षमता वाले छात्रों के बीच सहयोग और बातचीत को बढ़ावा देती है। कौन सी शिक्षण रणनीति विविध क्षमता वाले छात्रों के बीच सहयोग और बातचीत को बढ़ावा देती है। तो सहकर्मी शिक्षण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्याख्यान वाला तो जहाँ दिखे उसको काट देना। व्यक्तिगत निर्देश भी क्या ही दे रहे हो, उससे थोड़ी मतलब बच्चों में सहयोग और बातचीत बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धी मूल्यांकन ना बाबा ना, गलत है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सहकर्मी शिक्षण। ठीक है, यानी पीयर ट्यूटोरिंग। उसके बाद हमारा 76 है समावेशी सेटअप में विभेदित निर्देश में क्या शामिल है। समावेशी सेटअप में विभेदित निर्देश में क्या शामिल है। विभेदित निर्देश में क्या शामिल है, ये है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन सेटअप। तो 76 का जो यहाँ पे आंसर है वो है बी, विविध शिक्षण आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षण विधि और सामग्री को अपनाना। ठीक है, विभेदित निर्देश मतलब कि आपकी समावेशी क्लास है, उसमें हर तरीके का बच्चा आपको देखने को मिलेगा। विभेदित निर्देश मतलब अलग अलग निर्देश, क्योंकि हमें वो ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि हमारी क्लास में एक जैसे बच्चे तो है नहीं। तो विभेदित निर्देश में क्या शामिल है, तो ये पूछा गया है आपसे। तो इसमें विविध शिक्षण आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षण विधि और सामग्री को अपनाना, कि हम विविध शिक्षण विधियाँ अपनाते हैं, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हर बच्चे को आप बोल दोगे और वो समझ जाएगा। कुछ बच्चों को बहुत अलग अलग तरीके से समझाना होता है, अलग अलग आपको स्ट्रेटजीज़ अपनानी होती है, अलग अलग आपको सामग्री अपनानी होती है। कोई बच्चा चार्ट को देख के जल्दी समझ जाता है, कोई बच्चा ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ देख के जल्दी समझ जाता है, किसी बच्चे को वीडियो आप दिखाओगे तो जल्दी समझ जाता है ना। तो इस तरीके से तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 77 की अगर हम बात करें, विभेदित निर्देश में विविध शिक्षण आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए डैश शिक्षण विद्या और सामग्री शामिल है। 77 है, इसका आंसर है बी, विभेदित निर्देश में विविध शिक्षण आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अनुकूलन शिक्षण विधियाँ और सामग्री शामिल है। प्रतिबंधक नहीं होगा, मानकीकरण नहीं होगा, उपेक्षित भी नहीं होगा, अनुकूलन, आप उसको एक्सेप्ट कर सके, एडजस्ट कर सके। ठीक है, उसके बाद हमारा है एडेप्टिंग। ठीक है, इंग्लिश का वर्ड है इसका। 78 है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए भारत में DPEP की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो DPEP किस वर्ष शुरू किया गया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है, 1994 में। उसके बाद है 79। ओके, एक क्वेश्चन और है जो कि कई बार पूछा जाता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूँगी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, ये DSSB में क्वेश्चन पूछा गया था और ये मैंने खुद किया है, इसका आंसर दिया था, सही दिया था। एक बाला का कॉन्सेप्ट है, BALA। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन है 79, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए डैश में POA अधिनियमित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 79 है, इसका आंसर है यहाँ पे सी, 1992। क्वेश्चन नंबर 80 है यहाँ पे, भारत में विकलांग व्यक्ति अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा और रोजगार में डैश का आरक्षण अनिवार्य करता है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, इसका आंसर है यहाँ पे डी, 3% का। ठीक है, कितने का, 3% का। और अगर किसी ने मेरी वीडियोस कंटिन्यू देखी है तो बीच बीच में कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो वो मैं आपको वीडियोस में साथ के साथ मतलब अपडेट कर देती हूँ। तो इसमें भी कुछ अपडेशन था, अगर किसी ने वीडियो देखी होगी तो ज़रूर उसको पता होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 है, मानसिक स्वास्थ्य विकार किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन में सोचने, महसूस करने और डैश की क्षमता को प्रभावित कर सकता है।
तो 81 का है यहाँ पे डी। ठीक है, दैनिक जीवन में मेलजोल बढ़ाने में मानसिक स्वास्थ्य विकार है तो आप किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन में सोचने, महसूस करने और उसके दैनिक जीवन में मेलजोल बढ़ाने की जो क्षमता है उसको वो प्रभावित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, UNCRPD को अपनाया गया था। UNCRPD की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में 82 सीरियल नंबर डाल के आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे और प्लीज़ बताना ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 82 है, इसका आंसर है ए, 13 दिसंबर 2006 को इसे अपनाया गया था। और 83 है यहाँ पे, स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। स्वयं फुल फॉर्म पूछी जाती है, याद कर लेना स्वयं की फुल फॉर्म। स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। इसे शिक्षा के 3 प्रमुख सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, 3 प्रमुख सिद्धांत है, ऐसे भी याद कर लेना। तो 83 का ए सही आंसर है, पहुंच, समानता और गुणवत्ता। ठीक है, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षमता का उच्चतम स्तर है? 84 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, मूल्यांकन करना। संज्ञानात्मक क्षमता का उच्चतम स्तर हो जाएगा आपका सी, मूल्यांकन करना। उसके बाद है हमारा 85, स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक डैश है। अगर स्कूल में एक अच्छी शिक्षा दी जा रही है, क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, तो उसका क्या संकेत है ये आपको बताना है। 85 का हो जाएगा डी, कि छात्र किस लेवल का जो अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं उससे आप बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि इस स्कूल की शिक्षा कैसी है ना। अब बहुत सारे आप बेसिक जो है नीड्स फुलफ़िल कर रहे हैं और कक्षा प्रणाली बढ़िया कर दी, क्लास को सजा दिया बहुत अच्छे से, बच्चे एकदम डल हैं पढ़ने में, है ना, तो अचीवमेंट कुछ है ही नहीं, तो क्या करोगे? इतने सारे टीचर्स रखे, अच्छे टीचर्स रखे और पूरा स्कूल को चेंज करके और बहुत बढ़िया बढ़िया पुस्तकें देके, है ना, तो उनसे आप जज नहीं कर सकते कि इस स्कूल के एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो क्या है। एजुकेशन की क्वालिटी हम पता लगाते हैं किसी स्कूल की, बच्चे का जो अचीवमेंट लेवल है वो कैसा है। तो 85 का यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। 86 है यहाँ पे, न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ए है इसका, दिव्यांग व्यक्ति के लिए। उसके बाद हमारा है 87, कक्षा में प्रश्न पूछने पर विद्यार्थियों को कई बार करवा चुकी हूँ। उसमें जो है 87 का है सी, नेगेटिव जहाँ दिखे वहाँ काट देना। ठीक है, कक्षा के बाद शिक्षक को मिलने की सलाह दी। शिक्षक के, अब क्लास में कोई बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, आप ये थोड़े बोलोगे बाद में आके मिलियो, है ना, तो गलत हो जाएगा ना। आप मतलब पेडागोजी में ना आप ये कर सकते हो, आप खुद को उस जगह रख के देख सकते हो। ठीक है, तो आपको जो चीज़ सही लग रही है ना फिर वो ही सही होगी, ऐसा मैं करती हूँ। ठीक है, करती थी, अभी नहीं करती क्योंकि अभी क्या, अब तो जॉब लग गई। जब जॉब नहीं थी तब मैं जब तैयारी कर रही थी तब मैं ऐसा सोच के करती थी, बट अभी कुछ आइडिया लगा लेती हूँ क्योंकि आपके लिए भी वीडियोस बनानी होती है। तो बी वाला है, कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर कोई बच्चा क्लास में प्रश्न पूछ रहा है, ऐसे में आप ये बोलोगे कि क्लास में डिस्कशन चल रहा है आप उसमें पार्टिसिपेट करो, तो नहीं। प्रश्न पूछना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगर कोई क्लास में प्रश्न पूछ रहा है तो हाँ बेटा प्रश्न पूछो, क्या अच्छा ये प्रश्न पूछा है आपने, इस तरीके से आपको उसे मोटिवेट करना है। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगर वो उत्तर ढूंढ लेता तो वो प्रश्न पूछता ही नहीं। ठीक है, तो आप उसे ये बोलोगे भाई जाके खुद ढूंढ ले उत्तर, है ना, ये भी गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 88, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? नहीं इन्होंने पूछा है, तो डी। ठीक है, सीखने का परिणाम, दक्षता आती है सीखने से, ज्ञान आता है, परिपक्वता, शारीरिक संरचना हो तो बिना सीखे भी आ जाती है ना, उसका कोई लेना देना नहीं है सीखने से। 89 है यहाँ पे, किस शिक्षण पद्धति में, 89 है, किस शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम एवं सक्रिय बनाया जाता है? 89 का यहाँ पे है डी, कि बच्चा सक्रिय रहता है। ठीक है, एकदम मतलब एक्टिव रहता है। तो ये 3 नहीं है इतना। ठीक है, तो
परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड बेस्ट रहेगा इस चीज़ के लिए। बच्चा प्रोजेक्ट करता है तो उसकी मतलब जो है पार्टिसिपेशन ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव रहेगा। आगे हमारा है 19 निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। नहीं वाले क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले नहीं को अंडरलाइन कर लो, गोला लगा लो। ऑनलाइन पेपर है तो माइंड में रखो कि यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। तो जो 90 क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है बी, शिक्षण का जीवनी संबंधी डेटा और सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों में शिक्षार्थी की रुचि, ठीक है। देखो कौन सा कारक शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। देखो शिक्षक का आंतरिक नियंत्रण और शिक्षार्थी प्रेरणा, ये शिक्षण को प्रभावित करेंगे, ठीक है, मतलब करेंगे। देखो शिक्षक मेरा, जैसे मैं शिक्षक हूँ तो मैं आंतरिक नियंत्रण मेरा कितना है और मेरे बच्चे कितने प्रेरित हैं, तो ये एजुकेशन जो मैं बच्चों को करवा रही हूँ उसको प्रभावित करेगा। शिक्षक का जीवनी संबंधी डेटा, भाई मेरी जीवनी संबंधी डेटा है वो कैसे प्रभावित कर देगा टीचिंग को, है ना। और सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों में शिक्षार्थी की रुचि, तो ये जो ये वाला हो सकता है, ठीक है, जो इसमें सेकंड और करके दिया है बट पहला नहीं है, तो इसका मतलब ये सही मतलब गलत हो जाएगा कि प्रभावित नहीं करता है। शिक्षक की आत्म प्रभावकारिता और विषय के बारे में बिल्कुल, मुझे अगर ज्ञान नहीं है किसी चीज़ का तो मैं वो बिल्कुल प्रभावित करेगा शिक्षण को। प्रबंधन, और बिल्कुल प्रबंधन तो है मेरे में, तो थोड़ा मैनेजमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं टास्क मैनेज करने में थोड़ा सा आई थिंक ज़्यादा फ्रेंक हूँ मैं बच्चों से, तो बिल्कुल हाँ ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है शिक्षण को, है ना। प्रबंधन और निगरानी में शिक्षण का कौशल, तो प्रबंधन में मुझे काम करने की आवश्यकता है और मैं बिल्कुल उस पर धीरे धीरे काम कर रही हूँ, तो ये चीज़ इसको इफ़ेक्ट करती है आपके शिक्षण को। एग्जाम्पल दे रही हूँ अपना भी कि हाँ ये इफ़ेक्ट करती है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला सही है, लेकिन इसमें जो पहला वाला है वो गलत है कि मेरी जीवनी से रिलेटेड कुछ ऐसा है नहीं, कुछ भी हुआ है कोई मतलब नहीं पड़ता ना उसका शिक्षण से, है ना। ओके 91 है यहाँ पे, मातृभाषा में निर्देश के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सकता है। सही विकल्प चुनें कि आप क्या हैं, सहमत है या नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है, तो 91 का ऑप्शन है ए, बिल्कुल हम लोग सहमत हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, शिक्षा में ICTE के एकीकरण के संबंध में NEP 2020 में अनुशंसित नहीं है। नहीं वाला इन्होंने पूछा है, 92 का ऑप्शन हो जाएगा डी, पारंपरिक शिक्षण विधियों को मजबूत करना NEP 2020 में अनुशंसित नहीं है। बाकी के तीनों हैं, पढ़ के पता चल रहा है कि वो तीनों हैं। 93 है, शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए भाई, एक टीचर का बिहेवियर, तो शिक्षाप्रद होना चाहिए। आदर्शवादी, निर्देशात्मक तो बिल्कुल भी नहीं, प्रशासनिक तो नहीं, आदर्शवादी भी नहीं, शिक्षाप्रद होना चाहिए। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंस्ट्रक्टिव, ठीक है। उसके बाद 94 है, विषय धाराओं के संदर्भ में NEP 2020 का मुख्य फोकस क्या है। NEP से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो प्लीज़ इसको कर लेना बढ़िया से। 94 का ऑप्शन डी सही है, विषय धारा प्रभागों से दूर जाना। 95 की अगर हम बात करें, यार वैसे मेरा टारगेट था कि आज मैं 150 तक पहुंच जाऊं, बट सीरियसली 1 बज गया और बहुत नींद आ रही है, तो अभी हम करेंगे सिर्फ 100 तक क्वेश्चंस। बाकी के क्वेश्चंस हैं जो मैं कल शाम को एक वीडियो अपलोड करूँगी, तो बाकी के क्वेश्चन मैं उसमें कवर अप कर दूँगी। अभी इतने से काम चला लो आप लोग। बाकी प्रीवियस ईयर कह रही हूँ, प्रीवियस वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट खोलो सारी दिख जाएंगी, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। 95 है यहाँ पे, किसी कक्षा में किसी छात्र के अवांछनीय व्यवहार को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है। किसी कक्षा में किसी छात्र के अवांछनीय व्यवहार को किसके द्वारा चेंज किया जा सकता है। कोई ऐसा बिहेवियर जो कि हमें नहीं पसंद है, जो हम चाहते हैं कि वो बच्चे के अंदर होना भी नहीं चाहिए, तो हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। दंड तो बिल्कुल नहीं दे सकते, वरना सरकार आपको दंड दे देगी, ठीक है, तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें। और यहाँ पे 95 का ऑप्शन है, देखो माता पिता को बाद में, पहले आप खुद अपने लेवल पे हैंडल करो ये चीज़ें। तो अवांछनीय व्यवहार के कारणों का पता लगाना और उपचार प्रदान करना। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम रखी गई है, कारण कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, तो कारण वाला टिक कर देना हाथ नीचे के, ठीक है। उसके बाद हमारा है 96 डैश, एक आंतरिक स्थिति को संदर्भित करता है जो व्यक्तियों को लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में संलग्न होने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो क्या है ऐसा जो आंतरिक स्थिति को संदर्भित करता है और व्यक्तियों को लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में संलग्न होने के लिए प्रेरित करता है, तो इसका है प्रेरणा। जो प्रेरणा होती है, जो मोटिवेशन होता है, वो
हमें लक्ष्य की ओर लेकर जाता है। ठीक है। उसके बाद 97 है, प्रौद्योगिकी के विकास के साथ भविष्य में शिक्षक की भूमिका होगी। क्या होगी? छात्रों का मार्गदर्शन करना। अभी भी वही है, अभी कौन सी चेंज होगी? वही है, मार्गदर्शन ही करते हैं हम लोग। 98 है यहाँ पे, उभरते भारतीय समाज में प्रौद्योगिकी को कक्षाओं में कैसे एकीकृत किया जा रहा है। तो बी ऑप्शन है, सीखने की सुविधा के लिए डिजिटल उपकरणों का व्यापक उपयोग। 99 की बात करें, तेज़ी से बदलते हुए भारतीय समाज में स्कूल प्रशासक वर्तमान में अपने बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भागीदारी को किस प्रकार महत्व देते हैं। तो 99 का ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, सक्रिय भागीदारी और सहयोग। 100 क्वेश्चन है हमारा, 100वां क्वेश्चन है। उम्मीद थी 150 तक पहुँच जाऊँगी, बट मुझे लगता है उम्मीद मेरी डगमगा गई है, मेरा सारा मोटिवेशन धरा का धरा रह गया। तो बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है एंड देन इसके बाद गुड नाइट। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसको बढ़िया से कर लेना। एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देता है? यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग UDL किस पर जोर देता है? एक मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो जो 100 है आपका, इसका आंसर है बी, एक कक्षा में सभी शिक्षार्थियों की विभिन्न सीखने की ज़रूरतों को पूरा करना। सो टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। हेलो एवरीवन एंड आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। और आज की वीडियो में जो कल हमने 50 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, वो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और 2-3 डाउट्स हैं, एक बार वो क्लियर कर देती हूँ, फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। डाउट ये है कि मैम आधे लोग तो अभी भी पूछ रहे हैं कमेंट करके कि मैम एग्ज़ाम कब है। तो एग्ज़ाम आपका 31 मई को है। अगर जिनको नहीं पता, जो अभी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो बता दूं कि 31 मई को आपका एग्ज़ाम है। और एडमिट कार्ड के लिए आप लोग काफ़ी बार पूछ रहे हैं। देखो, मैंने पहले ही बताया है कि एग्ज़ाम करवा रहे हैं तो एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ की ये अननेसेसरी चीज़ें हैं, इनकी ज़रा टेंशन नहीं लेनी है। अभी सिर्फ आपको तैयारी पे फोकस करना है। ओके, तो अभी किसी का डाउट हो तो कमेंट कर देना। ये 2 कमेंट मत करना, एग्ज़ाम कब है और एडमिट कार्ड कब आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम का बता दिया, एडमिट कार्ड जब भी आएगा अपडेट कर दूँगी। इवन आपको खुद ही पता चल जाता है कब आ जाएगा एडमिट कार्ड। ठीक है, मैसेज आ जाएगा आप लोगों को। तो ये क्या हुआ? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101 है, समावेशी कक्षा परिवेश में शिक्षक की भूमिका क्या है? समावेशी कक्षा वो होती है जिसमें हर तरीके का बच्चा आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें शिक्षक की जो भूमिका है वो क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 101 है ये, तो इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा कि एक समावेशी और शिक्षण सहायक वातावरण की सुविधा प्रदान करवाना। देखो, निर्देश तो गलत है और सख्ती से लागू करना गलत है, और उच्च उपलब्धि वाले छात्रों पर ही ध्यान दोगे, गलत है। आपके सामने सारे बच्चे हैं, आपको सब पे ध्यान देना है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 102 की अगर हम बात करें, जो कैंडिडेट इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इसको पॉज करके इंग्लिश में पढ़ सकता है, बट आई थिंक हिंदी सबको समझ आती है। 102 है, सामग्री डिज़ाइन करते समय संरेखण शब्द का अर्थ क्या है? तो 102 है, जो इसका जो आंसर है आपका वो है बी, यह सुनिश्चित करना कि सामग्री सीखने के उद्देश्यों से मेल खाती हो। ठीक है, संरेखण का मतलब होता है। ठीक है, तो अगर इसका हम इंग्लिश में वर्ड देखें तो इंग्लिश में है अलाइनमेंट। ठीक है, अगला है क्वेश्चन आपका 103, निम्नलिखित में से कौन सा गैर प्रक्षेपित शिक्षण अधिगम सामग्री का एक प्रकार है? 103 का आंसर है सी, वाइट बोर्ड। ठीक है, गैर प्रक्षेपित एक TLM वाला क्या बोलते हैं, क्या हो गया, चल रहा है। हाँ, एक TLM वाला आपका प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट है, और मैंने काफ़ी बढ़िया नोट्स बनाए हुए हैं उसके। तो मैं अभी देखो, अभी तो एग्ज़ाम होने दो आपका, अभी तो आप MCQ पे ध्यान दो। इन फ्यूचर मैं ज़रूर उसकी वीडियो डालूँगी, अपने नोट्स को शेयर करूँगी, और बहुत बढ़िया से मैंने उसको लिखा हुआ है। तो TLM के रिलेटेड आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, और इवन वो आने वाले टाइम में आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगे। तो अभी जो इसका आंसर है वो है आपका वाइट बोर्ड। ठीक है, तो नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो नॉन प्रोजेक्टेड है तो कंप्यूटर, वीडियो, इंटरैक्टिव ऐप, ये मतलब जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड है। वाइट बोर्ड आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है ना, तो गैर प्रक्षेपित हो जाएगा। प्रक्षेपित जो टेक्नोलॉजी वाले होते हैं। उसके बाद है 104, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकलांग छात्रों के लिए एक मोटर कौशल सहायक प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण है? 104 का आंसर है आपका सी, अनुकूली कीबोर्ड और माउस।
जो शारीरिक विकलांग छात्रों के लिए मोटर कौशल, ठीक है, जो हमारे मोटर कौशल, जो हमारी मोटर स्किल्स होती हैं, ठीक है, तो उनमें सहायक है। तो अनुकूलित कीबोर्ड और माउस। 105 है, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में ICT के उपयोग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? व्यक्तिगत शिक्षण, बाहरी गतिविधियाँ, सामाजिक कार्यक्रम, मनोरंजन नहीं। व्यक्तिगत शिक्षण है कि मतलब पर्सनलाइज्ड लर्निंग, इंडिविजुअली आप सबको पढ़ाई मतलब उसको हेल्प कर सके बच्चों को। अगला प्रश्न है हमारा 106, विशेष शिक्षा के संदर्भ में क्रियात्मक अनुसंधान पारंपरिक अनुसंधान से किस प्रकार भिन्न है? 106 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान में चिकित्सकों द्वारा सक्रिय भागीदारी और प्रतिबिंब शामिल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ठीक है। देखो, क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च जिसको बोलते हैं, और वो पारंपरिक अनुसंधान, एक बार इंग्लिश में इसका वर्ड देख लेते हैं, ट्रेडिशनल रिसर्च। तो ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? तो क्रियात्मक अनुसंधान में चिकित्सकों द्वारा सक्रिय भागीदारी और प्रतिबिंब शामिल होता है, ठीक है, शामिल है। तो इस तरीके से ये भिन्न होते हैं। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं, बट स्टिल क्वेश्चन पेपर में दिया है तो आप लोग देख लो। उसके बाद है हमारा आपका UDL के 3 प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो ये आपसे पूछा गया है। तो 107 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बहिष्करण, विशेषज्ञता, अनुरूपता, UDL का जो है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे सी ऑप्शन सही था, ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है, ठीक है। आगे हमारा है 108, 107 का क्या था? बी, एक सेकेंड 107 का ऑप्शन आपका बी सही है, एक सेकेंड, बी सही है। UDL के 3 प्रमुख सिद्धांत है, प्रतिनिधित्व, जुड़ाव और अभिव्यक्ति, ठीक है। और अगर इंग्लिश में बात करें तो रिप्रेजेंटेशन, इंगेजमेंट और एक्सप्रेशन। अब हम 108 की बात करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान प्रक्रिया में प्लान डू स्टडी एक्ट, फुल फॉर्म देख लेना एक बार, प्लान डू स्टडी एक्ट चक्र का क्या महत्व है, ये आपसे पूछा गया है। तो सी सही हो जाएगा, यह निरंतर सुधार और परिष्कार को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है 109 आपका। तो 109 में है, UDL के संदर्भ में मूल्यांकन प्रक्रिया में निरूपण शब्द का क्या अर्थ है? तो निरूपण को हम इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। निरूपण मतलब रिप्रेजेंटेशन। तो निरूपण शब्द का क्या अर्थ है? UDL के संदर्भ में मूल्यांकन प्रक्रिया में जो इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है उसका अर्थ क्या है? तो यहाँ पे 109 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, छात्रों को जानकारी कैसे प्रस्तुत की जाए इसका विकल्प प्रदान करना। 110 है, शिक्षक UDL के ढांचे के भीतर निर्देश में अंतर कैसे कर सकते हैं? तो वो व्यक्तिगत छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निर्देश देकर। 111 है हमारा, कौन सा राष्ट्रीय कानून दिव्यांग बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसरों को अनिवार्य बनाता है? कौन सा राष्ट्रीय जो कानून दिव्यांग बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसरों को अनिवार्य बनाता है? तो इसका जो ऑप्शन है सी, व्यक्तिगत विकलांग व्यक्ति अधिनियम, PWD एक्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 112 है, दिव्यांग बच्चों की परिभाषा क्या है? ये आपसे पूछा गया है। दिव्यांग बच्चों की परिभाषा है, दिव्यांग बच्चे जो अपनी गतिविधियों में सीमित होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना, सीमित होते हैं वो। अगला है हमारा 113, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, IEP फुल फॉर्म पूछी जा सकती है इसकी कि क्या भूमिका है? 113 है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह दिव्यांग बच्चों की विशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार की गई योजना है। 114 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकलांगता का एक उदाहरण है? तो डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम एक टेस्ट होता है और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, और इसमें जैसे बच्चे का हमें पता चल जाता है कि बच्चे को बॉडी में क्या इशू है या मेंटली क्या इशू है। तो मतलब बाद में जो जिन लोगों को पता चल जाता है, महिलाओं वगैरह को, तो वो अबॉर्ट भी कराते हैं, बच्चा अबॉर्शन करा लेते हैं। तो अभी मेरे स्कूल में मतलब 2-3 टीचर्स ने कराया था, तो मुझे तब पता चला कि डाउन सिंड्रोम मतलब ऐसा कुछ होता है, कोई टेस्ट होता है कि। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि आपको देखकर याद आ जाए एकदम कि क्या हो एग्जैक्ट में ये होता क्या है। एक टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद है 115,
दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के संदर्भ में विभेदित निर्देश का प्राथमिक फोकस क्या है? दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के संदर्भ में विभेदित निर्देश का प्राथमिक फोकस क्या है? तो वो है व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु तदनुकूल निर्देश देना। 116 है यहाँ पे, पाठ्यक्रम संशोधन के संदर्भ में स्काफोल्डिंग शब्द का क्या तात्पर्य है? देखो, वाइगोत्स्की ने एक थ्योरी दी थी सोशल लर्निंग की, उसमें स्काफोल्डिंग का यूज़ हुआ है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की उन्होंने बात की है। तो यहाँ पे जो 116 है, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, छात्रों को सफल होने में मदद करने के लिए अस्थायी सहायता देना। मतलब परमानेंट आप उसके साथ नहीं हैं आगे तक, अस्थायी सहायता देना, ठीक है। स्काफोल्डिंग इसको बोलते हैं हम लोग। और किसी ने थ्योरी पढ़ी होगी तो उसको अच्छे से पता होगा। अगर पूछा भी जाए, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो ये मतलब किसकी थ्योरी में गिवन है, तो वाइगोत्स्की ने दी थी सोशल लर्निंग थ्योरी। आगे हमारा 117, समूह शिक्षण में सुविधाकर्ता के साथ आमतौर पर कौन सी भूमिका जुड़ी होती है? समूह शिक्षण में सुविधाकर्ता के साथ आमतौर पर कौन सी भूमिका जुड़ी होती है, ये आपको बताना है। तो 117 का आंसर हो जाएगा डी, सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन और समर्थन करना। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप लोग देख के अंदाज़ा लगा लेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह शिक्षण की संभावित चुनौती है? अगर आप ग्रुप लर्निंग चल रही है, टीचिंग चल रही है, तो संभावित चुनौती क्या है? तो आपका जो 118 है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, सजातीय सीखने के अनुभव। इंग्लिश में देख लेते हैं, होमोजीनियस लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो सीमित छात्र व्यवस्था, ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ ही छात्र व्यस्त होंगे, कम सामाजिक संपर्क भी नहीं होगा, शिक्षक के लिए कार्यभार में कभी नहीं, मतलब अलग अलग आपको एक्सपीरियंस बच्चों के सुनने को मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक चुनौती, संभावित चुनौती होती है। अगला है हमारा 119, प्रौद्योगिकी को सहयोगात्मक शिक्षण और संसाधन कक्षों में कैसे शामिल किया जाता है? तो सी इसका सही हो जाएगा, निर्देश और पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके। अगला है 120, साधन कक्षों के बारे में आम गलतफहमी क्या है? जो साधन कक्ष होते हैं उसके बारे में आम गलतफहमी क्या है? तो इसमें है रिसोर्स रूम जो होते हैं, है ना, उनके बारे में क्या गलतफहमी है? तो आपका जो 120 है, इसका जो आंसर है वो है ए, कि वे केवल गंभीर विकलांगता वालों छात्रों के लिए होते हैं। देखो, रिसोर्स रूम होता है, जैसे मेरे स्कूल में भी, हर स्कूल में होता है, मतलब स्पेशल बच्चों के लिए अलग से एक रूम होता है और उसमें उनसे रिलेटेड चीज़ें रखी हुई होती है, ठीक है। तो हम एक गलत फहमी मान लेते हैं कि ये केवल गंभीर, बिल्कुल जो गंभीर बच्चे हैं ना विकलांगता में, उनके लिए है। तो ये गलत फहमी है। बाकी भी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। प्रत्येक विशेष और समावेशी स्कूल में संसाधन कक्ष सीखने के स्थान होते हैं, बिल्कुल ये हर स्कूल में होते हैं, रिसोर्स रूम जिनको हम बोलते हैं। इन कक्षाओं में विशेष शिक्षकों और कभी कभी पैरा प्रोफेशनल्स का स्टाफ होता है, बिल्कुल होता है। मेरे स्कूल में भी टीचर्स बैठते हैं वहाँ पर, स्पेशल एजुकेशन वाले। इसमें शिक्षकों के बीच सहयोग की आवश्यकता है, बिल्कुल है। 121 है, दिव्यांग बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर मनोसामाजिक चुनौतियों का संभावित प्रभाव क्या है? सी सही है, आत्मसम्मान और शैक्षणिक उपलब्धियों में कमी। दिव्यांग बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनका जो एजुकेशनल जो वो होता है, क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस होती है, उस पर मनोसामाजिक चुनौतियाँ होती है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऐसा होता है कि आत्मसम्मान और शैक्षणिक उपलब्धियों में कमी आ सकती है बच्चे को। 122 है, परिवार का सहयोग किसी दिव्यांग बच्चे पर कैसे सकारात्मक प्रभाव डालता है? भावनात्मक सहयोग और समर्थन प्रदान करके। अगला है हमारा 123, दिव्यांग बच्चों के परिवारों के लिए अपर्याप्त सहायता का संभावित परिणाम क्या है? दिव्यांग बच्चों के परिवारों के लिए अपर्याप्त सहायता का संभावित परिणाम क्या है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तनाव का उच्च स्तर और खुशहाली में कमी। देखो, जो दिव्यांग बच्चे की जो फैमिली होती है, अगर हम उनको पर्याप्त सहायता नहीं दे रहे हैं तो उसके परिणाम क्या देखने को मिलेंगे? तो बिल्कुल तनाव का उनका उच्च स्तर हो जाएगा और खुशहाली में कमी हो जाएगी, ठीक है। 124 है, कौन सी सीखने की क्षमता मुख्य रूप से पढ़ने, वर्तनी और लिखने में कठिनाइयों से जुड़ी है? तो 124 है, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, डिसलेक्सिया। अगर किसी ने तारे ज़मीं हैं मूवी देखी है तो उस बच्चे को डिसलेक्सिया होता है।
125 है, दुनिया भर में वयस्कों में अर्जित अंधेपन का प्रमुख कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 125 है, इसका आंसर है ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, मैक्युलर डिजनरेशन और ट्रैकोमा। तो ऑप्शंस में गड़बड़ है, दैट्स वाई इसका आंसर मैं आपको नहीं बता पाऊँगी। तो अभी हम इसको छोड़ते हैं। अगला है 126, विशेष शिक्षा के संदर्भ में संक्षिप्त नाम ASD का क्या अर्थ है। और फुल फॉर्म्स यार बहुत पूछी जाती हैं, तो थोड़ा सा देख लेना। गला भी गया मेरा, सॉरी। तो फुल फॉर्म्स देख लेना एक बार, मैं बीच बीच में सर्कल कर देती हूँ कि इसको याद कर लेना, इवन कहीं नोट डाउन कर लेना फुल फॉर्म्स को, वो ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पे है, गला बिल्कुल ख़राब हो गया है, सॉरी। ओके, तो इसकी जो फुल फॉर्म है ASD की 126 है, वो है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। पूछा जाता है, पढ़ लेना इसको और एक आध बार और। आगे है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस बच्चों सहित दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। 127 का आंसर हो जाएगा आपका C। और मुझे लग रहा है आज मेरी आवाज़ भी ठीक से नहीं आ रही है, आज मेरा फास्ट है और फिर इलेक्शन ड्यूटी भी थी, ड्यूटी नहीं ट्रेनिंग थी, ड्यूटी तो अभी 25 को है मेरी, इस वजह से गला भी का साथ नहीं दे रहा है, काम भी नहीं दे रहा और साथ भी नहीं दे रहा है। 128 है हमारा, कौन सा सिद्धांत सीखने में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की भूमिका पर ध्यान करता है और सुझाव देता है। दिव्यांग व्यक्ति अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्पष्ट निर्देश और रणनीतियों से लाभ उठा सकते हैं। 128 का आंसर है B, सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को समझो, मुझे पता है आपको समझ नहीं आया। कौन सा सिद्धांत सीखने में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है और सुझाव देता है कि दिव्यांग व्यक्ति अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्पष्ट निर्देश और रणनीतियों से लाभ उठा सकते हैं। मतलब कौन सा ऐसा सिद्धांत है, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो संज्ञानात्मक, मतलब संज्ञान दिमाग से रिलेटेड है, हमारा जो हमारे माइंड में चलता रहता है, वो संज्ञानात्मक हम प्रक्रियाएं जो हमारी सोचने समझने की जो प्रोसेस है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। और वो ये सजेशन देता है कि जो दिव्यांग व्यक्ति है वो अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकता है अगर उसको स्पष्ट निर्देश और रणनीतियाँ बताई जाएँ। ठीक है, अब समझ आ गया क्वेश्चन। तो कौन सा सिद्धांत है, तो वो सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत ऐसा बोलता है। अब समझ आ गया होगा। 129 है, नहीं समझ आया होगा तो यार कमेंट कर देना, मैं कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगी, कोशिश करूंगी। ठीक है, 129 है, कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत इस विचार पर जोर देता है कि व्यक्तियों के पास विशिष्ट सीखने की शैली और ताकत होती है और विशेष शिक्षा को शिक्षार्थियों के विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्देश अपनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ये बात बोलता है, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। अच्छा, इस यहाँ मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो किसने दी है और कितनी दी है। अगर किसी को इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में 129 पहले लिखना और फिर आंसर लिखना। ठीक है, क्योंकि मुझे ढूंढना ना पड़े, क्योंकि यार बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है और ध्यान नहीं रहता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा था। तो प्लीज़ 129 लिखना और फिर इसका आंसर लिखना, और आंसर ज़रूर लिखना। अभी हमारे 20 क्वेश्चन रहते हैं। 130 है, आमतौर पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। विलियम जेम्स को जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ मैं क्वेश्चन पूछूँ आपसे, सिगमंड फ्राइड ने कौन सी थ्योरी दी है। अगर किसी को पता है तो कमेंट करें। BF स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी है, JB वॉटसन ने कौन सी थ्योरी दी है, और आपको पता होना चाहिए, और अगर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। 130 लिखे, ABCD लिखें, C छोड़ दो, ABD लिखो और फटाफट से आंसर कर दो कमेंट सेक्शन में। अगला है हमारा समावेशी शिक्षा, कई बार करवा चुकी हूँ, जो लोग पहले से कनेक्टेड है उनको पता होगा। 131 का यहाँ पे है C, कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करता है। सख्त देखते ही हटा दो, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाशिए पर मौजूद समूह के शिक्षकों को शामिल करता है। नेगेटिव ध्यान देना और तथ्यों को उपदेश, ये तथ्य जहाँ पे आ जाए ना रट्टाफिकेशन, उसको तो साइड कर देना, देखना भी मत उसको तो। ठीक है, तो C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है 132, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को फिट करने के लिए डैश को बदलना चाहिए। 132 है जो, तो हमें बच्चों को फिट करने के लिए प्रणाली को बदलना चाहिए, हमें सिस्टम को फिट करने के लिए, हमें परिवेश को फिट करने के लिए, हमें बच्चों को फिट करने के लिए
तो ये चारों ही ऑप्शन गलत है। जो इसकी ऑफिशियल आंसर की है, मैंने वहाँ पे चेक किया है, तो ये आंसर्स ऑप्शंस गलत है। ठीक है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हम ही डैश बच्चों को फिट करने के लिए परिवेश को तो चेंज नहीं करोगे, प्रणाली नहीं, लग तो रहा है ए बट नहीं होना चाहिए। एक एग्जैक्ट जो इसका मिलना चाहिए ना, मतलब ऑप्शन वो है नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं, अभी छोड़ते हैं। आगे हम करते हैं 133। और मैं बता दूं कि आप लोग रिवीजन ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। ऐसा नहीं है एक आध बार वीडियो देख लिया हो गया, शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं अपने, अगर आपको वीडियो दोबारा नहीं देखनी है तो, क्योंकि वो बहुत रिवीज़न बहुत ज़रूरी होती है। मैं मानती हूँ कि रिवीज़न बहुत ज़रूरी है, मैं इवन अपनी पर्सनल लाइफ में भी मानती हूँ, और आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। आगे है रचनात्मकता आमतौर पर किससे जुड़ी होती है। 133 का क्वेश्चन है, रचनात्मकता भिन्न सोच से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, नकल से नहीं होती, मॉडलिंग से नहीं होती, अभिसारी से नहीं होती। ठीक है, अभिसारी जो किसी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन ढूंढते हैं, उनकी सोच इतनी सीमित होती है, उसको अभिसारी सोच बोलते हैं। ठीक है, तो जो क्रिएटिविटी होती है वो भिन्न सोच होती है, कुछ डिफरेंट सोच होती है। अगला है हमारा 134। और एक क्वेश्चन और आ रहा है, मैम बीएड और डीएलएड का जो सिलेबस है वो सेम है क्या? सेम तो है, सेम ही है, बस लेवल अप डाउन है। लाइक जो डीएलएड है उसका 12th बेस पे है, और जो बीएड है उसका ग्रेजुएशन बेस पे है, और सेम ही आता है, कुछ इतना ज़्यादा लेवल अप डाउन नहीं होता। वैसे मुझे बहुत अचंभा भी होता है कि सिलेबस बिल्कुल एग्ज़ाम सर पे आ गया तब आप लोग पूछ रहे हैं, जबकि सिलेबस की वीडियो में फॉर्म आउट हुए थे तभी अपलोड कर चुकी थी। तो एटलीस्ट आई थिंक सिलेबस तो आप लोगों को देख लेना चाहिए था, बट कोई नहीं, जब जागो तब सवेरा। ओके, 134 है, यदि आपको सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ किसी दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप कक्षा में उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहेंगे? तो हम कैसा व्यवहार करेंगे? अतिरिक्त ध्यान न देना, नेगेटिव, आगे पढ़ो ही मत। कक्षा में उसकी सहानुभूति तो दिखानी ही नहीं है बिल्कुल भी, आप तदानुभूति कर सकते हो। और जिन्होंने यार पहले वीडियोस देखी हुई है ना मेरी, मैंने अच्छे से क्लियर किया है सहानुभूति और तदानुभूति में, एम्पैथी और सिंपैथी में क्या फ़र्क होता है, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक करोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सहानुभूति नहीं दिखानी, अगर यहाँ पे तदानुभूति होता तो ये ऑप्शन सही हो सकता था, तो गलत है ये। आप सोचेंगे कि अंधापन ही उसकी नियति है, मतलब बेचारापन, क्यों भाई, उसकी कोई गलती है अगर वो ऐसा है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे की पंक्ति में एक सीट की व्यवस्था करेंगे बिल्कुल, और उसे एक सुविधाजनक गति से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 135। एक शिक्षक डैश छात्रों के बीच सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है एक आदर्श व्यवहार करके। अगर एक टीचर आदर्श व्यवहार करता है तो वो छात्रों के बीच सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है। 136 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला विशेष स्कूल बधिरों और मूक की शिक्षा और शिक्षण हेतु अमेरिका शरण स्थल में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे जो आपका 136 है उसका 15 अप्रैल 1817। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और पहले वाली देख चुके हैं तो उनकी रिवीजन हो गई है, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन पहले करा चुकी हूँ आपको, मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे उसमें शेयर किया था आपसे ये। अगला है हमारा 136 हो गया, नहीं 136 था ना, हाँ 137। मस्तिष्क का कौन सा संरचनात्मक क्षेत्र वाणी को नियंत्रित करता है? तो वो है फ्रंटल लोब। 138 है, बुनियादी प्रशिक्षण प्रक्रियाओं की मदद से बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चों के जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है, जो उन्हें विकलांगता के स्तर के आधार पर कई प्रकार के कौशल से लैस करेगा, है ना। तो इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए सीखने के सिद्धांत के अनुप्रयोग को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सही कह रही हूँ, सी। ठीक है, सी सही हो जाएगा। व्यवहारिक व्यवहार विश्लेषण, मतलब बुनियादी प्रशिक्षण अगर हम विकलांग बच्चों को देते हैं तो बिल्कुल बेसिक जो ट्रेनिंग हम बच्चों को कराते हैं, तो बच्चा सच में उसके अंदर चेंजेस आएंगे, गुणवत्ता आएगी उसकी लाइफ में, सीखने के लिए आगे बढ़ेगा। तो एक सिद्धांत है, तो वो कौन सा सिद्धांत है? तो वो है व्यवहारिक व्यवहार विश्लेषण। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षा में स्टेम का क्या अर्थ है? इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा में स्टेम का क्या अर्थ है? सी ऑप्शन सही है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो 139 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। 140 है, ऑनलाइन शिक्षा में मूक
का क्या अर्थ है। ये फुल फॉर्म के तो पीछे पड़ जाते हैं एंट्रेंस वाले, बहुत पूछते हैं भाई, तो इसको थोड़ा सा देख के जाना। मैं बार बार और हर वीडियो में बोलती हूँ आपको। तो 140 का ऑप्शन है आपका ए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, मूक गलत बोल दिया मैंने। ओके, आगे है हमारा 141 और बस हमारे 10 क्वेश्चन रहते हैं। विशेष शिक्षा नीति में ज़ीरो रिजेक्ट सिद्धांत का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। यह सुनिश्चित करना कि कोई भी दिव्यांग बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहे। जीरो रिजेक्ट का मतलब ये हो जाएगा। 142 है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन समावेशी शिक्षा और बच्चों सहित दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों का समर्थन करता है। तो वो करता है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष UNICEF। अभी सारी फुल फॉर्म देख रहे हो, इनको फटाफट से रट्टा मार लो, ठीक है, कोई भी पूछी जा सकती है। अगला है हमारा 143, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सामान्य विशेषता क्या है। सीखने को प्रभावित करने वाली विविध परिस्थितियाँ। ठीक है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनकी एक सामान्य विशेषता होती है, तो वो यही है कि उनके सीखने को प्रभावित करने वाली विविध परिस्थितियाँ। तो कुछ परिस्थितियाँ होती हैं अलग अलग जो कि उनके सीखने को इफ़ेक्ट करती हैं। आगे है दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास में, कहाँ गया ये PDF, एक सेकेंड, हाँ आ गया। दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास में परिवार क्या भूमिका निभाते हैं। तो वो निभाते हैं महत्वपूर्ण सहयोग, बहिष्करण नहीं, सीमित भागीदारी नहीं, अलगाव नहीं, महत्वपूर्ण सहयोग निभाते हैं। 145 है, विशेष शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो वो ये है कि शिक्षण प्रथाओं और छात्र के परिणामों में सुधार करना। एक्शन रिसर्च पता ही होगा ना आप लोगों को क्या होती है ना। उसके बाद हमारा है 146, निमहांस का पूर्ण रूप क्या है। निमहांस, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो इसका पूर्ण रूप क्या है, इन्होंने ये पूछा है। तो पूर्ण रूप है इसका बी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला है 147, निमहांस किस भारतीय शहर में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही है, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है हमारा, एक प्रभावी पाठ योजना में कितने ES को शामिल किया जाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैं डाइट कर रही थी तो मुझे नहीं पता था, जब मैंने BEd किया तो मुझे ये चीज़ पता चली और मैंने शेयर भी की है पहले वीडियोज़ में। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि कितने ES को शामिल किया जाना चाहिए। तो 148 है, इसका जो आंसर है वो आपका ए, 5 ES को। अगला है 149। अच्छा, यहाँ पे ये बताओ, आपके मन में डाउट आ रहा होगा व्हाट इज़ ES क्या है। तो ये आप लोग मुझे खुद ही बताओगे, ठीक है, गूगल पे जाके सर्च करो और मुझे फटाफट से बताओ कि ES क्या है। यहाँ पे ES किसको डिफ़ाइन कर रहा है। यहाँ पे व्हाट अबाउट द 5 ES, तो क्या है ये ES। और किसी को पता है अगर 5 हो तो ये भी मुझे बताना, ठीक है। अगला है, ये हो गया हमारा, नहीं, थीमेटिक क्या है यार ये, अपेरसेप्शन, हिंदी की प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है कभी कभी। थीमेटिक अप्रेसेप्शन टेस्ट, TAT फुल फॉर्म इसकी याद कर लेना। किसने विकसित किया था, ये किया था हेनरी मरे ने। और मुझे सबसे गंदा टॉपिक लगता था ये टेस्ट वेस्ट वाला, जब मैं तैयारी कर रही थी एग्ज़ाम की। मतलब बहुत गुस्सा आती थी, समझ में नहीं आ रहा था, इतने सारे टेस्ट होते थे, कौन किसने दिया है, कितने कार्ड्स होते हैं, ये वो फलाना ढिकाना, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता था। कोई नहीं, दिमाग ख़राब हुआ तभी आज यहाँ पहुँच गई। ओके, 150 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का भाग नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना है। तो कंप्यूटर गेम खेलना, देखो TV देखना, ध्यान करना, यात्रा करना शिक्षा का भाग है। कंप्यूटर गेम खेलना शिक्षा का भाग नहीं है, ठीक है। गेम के TV में तो हम कुछ एजुकेशन भी तो देख सकते हैं ना। तो 150 क्वेश्चंस हमारे डन हैं। और मैराथन क्लास मैं कोशिश करूँगी कल सारी जितनी भी वीडियोस मैंने कराई है कोशिश करूँगी उनको कंपाइल करके मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। एंड अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यार पूछ रहे हो आप लोग बार बार, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है, होते तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करती क्या। नहीं है, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था तो नहीं है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब मुझे नहीं पता तुमको कहाँ से मिल रहे हैं या मिलेंगे, आई डोंट नो। और बेस्ट बुक काफ़ी लोग पूछते हैं, बेस्ट बुक मुझे बुक भी नहीं पता, बेस्ट बुक तो मैं तब बताऊंगी आप लोगों को। मैं बुक कोई रिकमेंड नहीं कर रही हूँ,
तो आप लोग देखो यार, बहुत इजी सा सिलेबस है और इजी से अपना बिल्कुल कॉमन सेंस लगा के आपको पेपर करना है, हो जाएगा आराम से। टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेनी है जो अदर स्टेट वाले हैं, ठीक है। ये एमपी वालों को तो वैसे भी आराम से हो ही जाएगा इजीली, बट इस बार थोड़ा सा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, काफ़ी फॉर्म डाले गए हैं, तो उस हिसाब से तो थोड़ा सा आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड जो कल की मेरी नींद ख़राब हुई थी वो आज मैं पूरी करने जा रही हूँ, तो ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सो गुड नाइट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एग्ज़ाम बढ़िया से देकर आना, और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान मार्क टेलर अपने खेल कैरियर में कई उपनाम उनको मिले हैं, तो निम्न में से कौन सा उपनाम उनमें से एक नहीं था, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आपका हीलियम बैट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, एक अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को हराने वाला प्रथम गैर टेस्ट खेलने वाला देश कौन सा था? श्रीलंका। ट्रैक और फील्ड स्टार कार्ल लुईस 1984 के ओलंपिक खेलों में कितने स्वर्ण पदक उन्होंने जीते थे? तो टोटल 4 स्वर्ण पदक उन्होंने जीते थे। रिकी पॉटिंग को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो जो रिकी पॉटिंग है उनको पुंटर के नाम से भी जाना जाता है। कितना समय पेशेवर गोल्फ टूर खिलाड़ियों को प्रति शॉट आवंटित किया जाता है? तो 45 सेकेंड इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका जो आपका आंसर है वो है R.E. ग्रांट गोवन। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1986 सियोल एशियाई खेलों में पीटी उषा ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो टोटल 4 स्वर्ण पदक जीते थे। विश्व एमेच्योर बिलियर्ड्स खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विल्सन जोन्स जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, 400 मीटर की दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कमलजीत संधू इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, यहाँ पे भारत की एमेच्योर एथलीट्स फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1946 में हुई थी। ओलंपिक में एकल पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? KD यादव इसका सही उत्तर है। जीत के लिए अपनी टीम को खेल के अंतिम 7 सेकंड में 8 अंक बनाने वाले NBA खिलाड़ी का नाम क्या है? तो इसका जो उत्तर है वो है रिग्मी मिलर। इंग्लिश में देखते हैं, एक सेकंड इसको, ये रहा, रिगी मिलर। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष में पुलित्जर पुरस्कार स्थापित किया गया था? 1917 में। निम्नलिखित में से सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था अमिताभ बच्चन को। रेमन मैगसेसे पुरस्कार उत्कृष्ट योगदान करने के लिए सुश्री किरण बेदी को सम्मानित किस क्षेत्र के लिए किया गया था? तो सबको पता है वो एक IPS थी, सरकारी सेवा में उनको ऐसे दिया गया था। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परम विशिष्ट सेवा पदक, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है सेकेंड, परम विशिष्ट सेवा मेडल। 18 है, मेवाड़ पुरस्कार, तो मेवाड़ सबको पता ही है, राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की पहली एशियाई विजेता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के लिए उनको मिला था ये। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार के जो प्रथम थे प्राप्तकर्ता वो कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है विश्वनाथ आनंद। किस वर्ष अर्जुन पुरस्कारों की स्थापना हुई थी? तो 1961 में। पद्म भूषण स्वीकार करने से इनकार करने वाला पहला पत्रकार कौन था? खुशवंत सिंह। कान पुरस्कार सबको पता ही है, अभी कान फेस्टिवल रिसेंटली चल भी रहा है, तो फिल्म के क्षेत्र में इसमें जो है उत्कृष्टता वगैरह के क्षेत्र में दिया जाता है इसमें पुरस्कार। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं हैं? इन्होंने नहीं पूछा है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। तो रामानंद सागर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय का नाम क्या है? डॉक्टर CV रमन। उसके बाद हमारा है 26, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला है?
तो निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रसिद्ध किताब आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चट्टोपाध्याय इसका सही आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी में डब होने वाली पहली अंग्रेजी मूवी कौन सी थी? अलादीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसने कहा भगवान उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं? तो ये कहा था अल्गेर्नो सिडनी ने। अगला प्रश्न है 30, फिल्म सलाम बॉम्बे के निर्देशित किया था, किसने निर्देशित किया था सलाम बॉम्बे जो मूवी है? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 30 है इसका आंसर है मीरा नायर। 31 है, कार्यक्रम ज्ञानवापी, तो ज्ञानवापी सबको पता है ये आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किया जाता है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ सबको पता ही होगा, महात्मा गांधी जी द्वारा रचित है। मनुष्य एक राजनीतिक जानवर है, अरस्तु ने ऐसा बोला था। पुस्तक बी इंडियंस के लेखक कौन है? बी इंडियंस लिखी है खुशवंत सिंह जी ने। क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पे, पुस्तक इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है आपका, इसका जो आंसर है वो है MB कामत। 36 है, निम्नलिखित पुस्तक में से कौन लाला लाजपत राय द्वारा लिखा गया था? नाखुश भारत। 37 है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना आज़ाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38 है, भारत में सिंचित भूमि लगभग कितने प्रतिशत है? तो 35 है, भारत की पृथ्वी डैश प्रतिशत सतह घेरे हुए है, 2.4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सबको पता ही होगा MP में। और केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में, सबको पता ही है। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसमें प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी के उच्चतम घनत्व है? तो दिल्ली में है, जहाँ की मैं रहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पे, भारत में सबसे पुराना तेल रिफाइनरी डिगबोई असम में है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, डैश भारत में प्राचीनतम पहाड़ों में से एक है? अरावली इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। प्रोफेसर अमृत सेन का अर्थशास्त्र से संबंधित है उनका। पंडित जसराज ने अपनी प्रतिष्ठा निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में स्थापित की थी? तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पे, इसका जो आंसर है वो है संगीत। क्वेश्चन नंबर 47, और उसके बाद हम बात करें 48 की। तो 48 है, सामंथा फॉक्स के साथ किसके साथ जुड़ा हुआ है नाम? ये पॉप संगीत है, पॉप सिंगर हैं एक। 49 है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, सबको पता है शहनाई वादक थे। एंड आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, संजय दत्त एक विख्यात फिल्म अभिनेता डैश के तहत जेल भेजा गया था उनको? तो इसका जो सही आंसर है वो है टाटा। तो बाकी के 50 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, लिंगाराम किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये आपको बताना है। तो ये खेल है, खेल से संबंधित है ये। उसके बाद है, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के निर्माता इसके थे नेकचंद जी ने इसको बनवाया था। गौरैया के उपाधि किसको दिया गया है? तो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सबसे डैश पहले भारतीय इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला था? तो वो था मिहिर सेन। FFC स्टैंड्स फॉर फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन। उसके बाद है, सूरज की रोशनी एक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य सुधार में मदद करता है क्योंकि अल्ट्रा वायलेट किरणें जो होती हैं वो त्वचा तेल को विटामिन D में परिवर्तित कर देती हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पहले युद्ध चीन और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था? भारत के फिल्म और TV संस्थान पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद है, गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। दूसरा विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कब किया था? ठीक है, जर्मनी फ्रांस पर कब हमला किया गया था? ठीक है, ये आपको बताना है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी फ्रांस पर कब हमला किया गया था। तो इसका सही आंसर है 1940। ओजोन परत को प्रतिबिंबित करता है? तो पराबैंगनी किरणों को प्रतिबंधित करता है। फाइलेरिया मच्छर के कारण होता है। LNIPE ग्वालियर के वर्तमान कुलपति है। ठीक है, ये जो है हमारा प्रेजेंट वाइस चांसलर ऑफ LNIPE ग्वालियर इस LNIPE की फुल फॉर्म अगर पता है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 63 का, ये है हमारा प्रोफेसर दिलीप कुमार दुरेहा।
अगला प्रश्न 64, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारी स्थित है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। डॉक्टर जाकिर हुसैन फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। हॉकी वॉज इंस्टीट्यूट इन एशियन गेम्स, जो हॉकी है वो एशियन गेम्स में उनको कब शामिल किया गया था? तो 1958 में, ठीक है। तो ए इसका सही हो जाएगा। 67 है आपका, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल सबको पता ही है 5 वर्ष है। राज्यसभा का आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। 68 है, भारत के राष्ट्रपति डैश पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर। 69 है, कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु को कहा जाता है? अगला प्रश्न है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस डैश में स्थित है? तो ये हमारी धनबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर, स्वर्ण मंदिर अमृतसर गोल्डन टेम्पल सबको पता ही है। चार मीनार हैदराबाद में है। उसके बाद है, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहा जाता है? 74 है, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। इंडियन कैंसर अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये हमारा है मुंबई में। 76 है, कांचीपुरम निम्न राज्यों में से कहाँ पर है? ये आपको बताना है कि जो कांचीपुरम है वो निम्न राज्यों में से कहाँ पर है? तो वो है हमारा तमिलनाडु में। विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, ठीक है, पता ही है सबको। चित्रकूट एमपी में स्थित है। कौन सा शहर राजस्थान के वाइट सिटी कहा जाता है? उदयपुर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस ब्रॉन्ज पीतल के रंग को हवा में फीका कर देता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 81 है, निम्न में से कौन सा है जो पेंसिल में इस्तेमाल होता है? तो ग्रेफाइट पेंसिल में इस्तेमाल होता है। आमतौर पर बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? आर्गन और नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है हमारा 83, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? यहाँ पर इन्होंने नहीं पूछा है, तो हाइड्रोजन को हम नहीं जानते, बाकी तीनों ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ब्रोमीन एक लाल रंग का तरल पदार्थ है। 85 है, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर तो डायमंड है। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन पर पकाने के बर्तन के साथ जो टेफ्लॉन होता है वो लेपित होता है। कार्बन, हीरे और ग्रेफाइट को एक साथ मिलाकर डैश कहा जाता है। जब मिलाकर कुछ बनता है उसको डैश कहा जाता है, और वो डैश है एलोट्रोप्स। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष होने के लिए पहले भारतीय कौन था? तो इसका जो आंसर है वो है विजय लक्ष्मी पंडित। 89 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय डैश में स्थित है? तो हेग में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय हमारा है जिनेवा में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आपको बताना है कि कहाँ पर है? तो ये हमारा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 91 का, ये हमारा है जिनेवा में, ठीक है। 92 है, डांडिया सबको पता है गुजरात में होता है, नृत्य है, नवरात्रों पे होता है। पुरी में रथ यात्रा हिंदू देवता, ये जगन्नाथ जो देवता है उनके लिए मनाया जाता है। कथकली कहाँ का है? केरल का है, सबको पता है। उसके बाद अगला है हमारा प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा, ये इसकी जो रचना है वो किसने की थी? तो इसकी रचना जो की थी वो की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ठीक है। एक सेकेंड, बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने तो राष्ट्रीय गीत लिखा था। एक सेकेंड, इसका आंसर है मोहम्मद इकबाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा है 96, निम्नलिखित त्योहारों में कौन नौका दौड़ की विशेषता है? तो ओणम पर नौका दौड़ होती है। किसने कहा था कि हिज अल्टीमेट एम वॉज टू, समझ नहीं आ रहा क्या टाइप है। हिज अल्टीमेट एम टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, की हर आँख के आंसू से पूछूँ, ये अंतिम लक्ष्य है मेरे जीवन का। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2016 की मेज़बानी रियो डी जेनेरियो में हुई थी, ब्राज़ील के में। 99 है, जकार्ता तथा पोलिंगाम 2018 में कौन सा जो खेल है वो मेज़बान कर रहा है? तो यहाँ पे एशियाई खेल है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, श्री नरेंद्र मोदी सरकार का पहला HRD मानव संसाधन विकास मंत्री कौन था? 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मैं इसका आंसर नहीं बता रही हूँ।
सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और वैसे मैंने कोशिश की है सारे आंसर्स मैं आपको ठीक दूँ, बट स्टिल कोई गलती मुझसे हुई हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती हैं। रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इन्होंने नहीं पूछा है तो बाकी तीनों सही हैं, चौथा जो है आपका वो गलत है। उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 22 है, एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी करना या प्रश्न पूछना। तो देखो, अगर आप प्रश्न पूछते हो तो बच्चे ज़्यादा इंगेज रहेंगे आपकी क्लास में। अभिवृत्ति क्या है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था अभिवृत्ति क्या है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जाता है। तीसरा है व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है और इनमें से कोई नहीं। तो यही है, मैंने बता दिया आपको कि हमारे खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे हम लोग किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं कि हम उसे पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। 24 है हमारा, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। बच्चों को पढ़कर आने के लिए कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे एवं बच्चों को बताएंगे। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे या फिर बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो है बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए। तो देखो, पढ़कर आने के लिए कहेंगे, ये नहीं होगा। स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे, मतलब खुद तो आप कर रहे हो और बच्चों को बता रहे हो, तो ये भी गलत है। सी है आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बिल्कुल जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसमें बच्चों को इंक्लूड करना है। एंड डी है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। ठीक है, तो आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे और गतिविधि करने के लिए देंगे, तो उनको फैसिलिटेट कौन करेगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 है, रुचि के संप्रत्यय के 3 मुख्य पक्ष निम्न में से किस विकल्प में दिए हुए। रुचि के जो रुचि का कॉन्सेप्ट है उसके 3 मुख्य पक्ष होते हैं। तो ये जो 4 ऑप्शन आपके सामने है, 3 3 3, तो इनमें से कौन सा है। तो ये है ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। क्वेश्चन नंबर 26 है, रुझान एवं मनोवृत्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे है मनोवृत्ति वंशानुक्रम से प्रभावित नहीं होती है। मनोवृत्ति जो होती है दोनों वातावरण से प्रभावित होती है, ये सही है। दोनों के बनने पर अकस्मात विशेष प्रभाव डालते हैं, ये भी सही है। अध्यापक दोनों के विकास में सहायक होते हैं, तो ये आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, मनोवृत्तियों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। नहीं वाला पूछा है आपसे। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे मनोवृत्तियों के विकास पर शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। मनोवृत्तियाँ वंशानुक्रम से प्रभावित होती हैं, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। आगे है अध्यापक इनके विकास में बालकों की सहायता कर सकते हैं, बिल्कुल। भावात्मक विकास का इनके विकास पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही है। अभिरुचि का क्या अर्थ है। अभिवृत्ति और अभिरुचि दोनों डिफरेंट थिंग है, और मैंने स्टार्टिंग में दोनों का इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें बताया था। व्यक्तिगत योग्यताओं की विशेषताओं का योग, अच्छी आदतों का समूह नहीं, अनुशासनहीनता बने होने की जिद बिल्कुल भी नहीं, मूल प्रवृत्ति का आधिक्य नहीं। इसमें है व्यक्तिगत योग्यताओं विशेषताओं का योग, जो हमारी योग्यताएं होती है, हमारी कुछ अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, उनका जो योग है वो हमारा अभिरुचि के रूप में सामने आता है। 29 है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। नहीं वाली बात हुई है। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, तो ये दबाव आ गया, तो यह नेगेटिव दे रहा है, तो आई थिंक ये ऑप्शन ही सही है। आई थिंक क्या यही वाला ऑप्शन सही है। बाकी आप लोग पढ़ सकते हो, बाकी सही है सारे। किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। स्व प्रत्यय जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसके निर्माण में सहायक है, तो उसके निर्माण में क्या सहायक है वो आपको बताना है। अभिप्रेरणा, बुद्धि, स्वास्थ्य या अभिक्षमता, तो अभिक्षमता इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आत्मसंप्रत्यय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, सही नहीं है बताना है। परिपक्वता एवं आत्मसंप्रत्यय का ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी करवाया था मैंने, तो संबंध नहीं है, संबंध होता है।
तो गलत हो गया, बाकी सारे सही हैं। व्यक्ति अपने आत्मसंप्रज्ञता के अनुसार संसार के प्रति प्रतिक्रिया करता है, बिल्कुल। जो हमारा अपने बारे में सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, हम उसी के अकॉर्डिंग अपने जो हमारा वर्ल्ड है आसपास का हम बिहेव करते हैं। योग्यता के संबंध में यदि आत्मसंप्रत्यय ऊंचा हो तो योग्यता भी उच्च ही रहती है, बिल्कुल सही है। आकांक्षा का स्तर वास्तविक होने का प्रभाव आत्म प्रत्यय व विकास पर धनात्मक होता है, बिल्कुल सही है। तो ये हमारे 31 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू।